तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लासेस को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, और कल मैंने एक शेड्यूल डाला था मतलब YouTube की कम्युनिटी जो बॉक्स है उस पर, और इस हफ्ते आपकी लगातार 3 से 4 क्लासेस 90 डेज क्रैश कोर्स की आएगी। ठीक है, क्लास पढ़ने के दौरान थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है क्योंकि गला सही नहीं है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ ध्यान देना, कई बच्चे ये कह रहे थे सर 90 डेज क्रैश कोर्स तो पढ़ा रहे बट मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर थोड़ा सा इसमें और मतलब नई चीज़ें इंक्लूड करो, लाइक पत्र लेखन के वन लाइनर जो सिलेबस में दिए हैं, या जनसंचार के वन लाइनर हों, या जो आपकी साहित्य वाला पोर्शन है उसके वन लाइनर हो, उसको भी थोड़ा ऐड कर दोगे तो हमारा जो है तारण हो जाएगा, मतलब हमारी जो आत्मा है उसको तृप्ति मिल जाएगी। मैंने कहा चल ठीक है भाई, यही कर लेते हैं। अगर आप लोग करने को तैयार हैं, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आप लोग रेडी हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, तो मान के चलिए इन 90 डेज़ में, यानी आज 10वीं क्लास है और इसके बाद 80 क्लासेज और बचे। सोचिए अगर हम हर चीज़ को इंक्लूड करते हुए चलेंगे तो 90 डेज में आपकी गाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना, संयम रखने की बहुत ज़रूरत है। जब तक 50 क्लास 60 क्लास नहीं हो जाती, ये मत बोलना रीजनिंग भी कराओ, कंप्यूटर भी कराओ, करंट अफेयर भी कराओ, तो एक ही दिन में हौच पौच नहीं हो सकता। जैसे जीएस चल रही, जीएस में 2 सब्जेक्ट पकड़ दिए एनसीईआरटी के, पॉलिटी और इकोनॉमी, तो इसके साथ उत्तराखंड चल रही है, इसके साथ हिंदी चल रही है। जैसे ही यहाँ से सब्जेक्ट एंड होंगे उत्तराखंड मतलब आपका पॉलिटी का, इकोनॉमी का, वहाँ से जियोग्राफी और हिस्ट्री यहाँ से आ जाएगी, हिंदी एंड होते यहाँ दूसरा सेशन आ जाएगा। तो एक धैर्य की परीक्षा भी होती है। जब मुझे संयम है, मुझे धैर्य है, तो आप लोगों को क्या हो गया? आप लोगों को भी तो धैर्य रखना होगा ना। तो 90 दिनों तक एंजॉय कीजिए, आनंद कीजिए, और जितना हो सके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, भले ही थोड़ा डिले जरूर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन लिखो जिसके द्वारा पत्र भेजा जाता है उसको क्या कहा जाता है? जिसके द्वारा पत्र भेजा जाए। ठीक है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो पत्र भेज रहा है उसको क्या बोला जाता है? यानी जिसके द्वारा पत्र भेजा जाता है उसको बोला जाता है प्रेषक। देखा होगा ना, प्रेषक। और जिसको पत्र प्राप्त होता है, जिसे पत्र भेजा जाता है उसको बोला जाता है प्रेषित। सॉरी, ठीक है। तो अगला लिखो, जिसे पत्र भेजा जाता है, ये आपके पत्र लेखन वाला हिंदी का जो पोर्शन है वन लाइनर में, उसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन छांटने में, सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो प्रेषित बोला जाता है। उसको क्या बोला जाएगा? प्रेषित। यानी जो प्राप्त करने वाला है प्रेषित, जिसको भेजा जा रहा है उसको क्या बोला जाता है? प्रेषक बोला जाता है। ध्यान से समझना है। ठीक, अगला, अगर उसको ये लगता है कि इनको कुछ क्वेश्चन परिभाषा से संबंधित दिए जाए, यानी एक प्रकार के पत्र लेखन में जो डेफिनेशंस हैं इनकी, उससे क्वेश्चन अगर पुटअप किया जाए तो कैसा रहेगा? आपने कहा आप भी बहुत चालाक हो, आप भी पढ़ के जा रहे हो, आपने कहा आ जा आयोग से, आपने कहा हम भी तैयार है लड़ने को, तो अगला उसने डेफिनेशन के रूप में भेजा कि पूर्व में भेजे गए पत्र का स्मरण दिलाने के लिए कौन से पत्र जारी किए जाते हैं। यानी मैंने आपको कोई लेटर भेजा, आपने उसका कोई रिप्लाई ही नहीं किया, मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा, आपसे फिर भेजूंगा कि हमने ये पत्र भेजा था, आपने इस पर क्या कार्रवाई की। यानी एक प्रकार का उसे रिमाइंडर कहते हैं, हिंदी में इसको अनुस्मारक कहते हैं। लिखो, पूर्व में भेजे गए पत्र का स्मरण दिलाने हेतु, पूर्व में भेजे गए पत्र का स्मरण यानी रिमाइंड, ठीक है, स्मरण दिलाने हेतु क्या भेजा जाता है? रिमाइंडर भेजा जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुस्मारक। क्या बोला जाएगा? अनुस्मारक। ब्रैकेट में रिमाइंडर लिख लेना ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ जाएं। ठीक है, इसके बाद हमेशा याद रखना, एक सरकार का गैजेट होता है, गैजेट जिसको राजपत्र बोलते हैं, उसमें एक चीज प्रकाशित होती है जिसको अधिसूचना कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखो, अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है या नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया जाता है? अधिसूचना, इसको ब्रैकेट में नोटिफिकेशन लिख देना। ठीक है, का प्रकाशन ये कहां पर किया जाता है? सरकारी गजट में, यानी राजपत्र में। ब्रैकेट गजट का लिख दो। सरकार का एक राजपत्र होता है, सरकारी रिकॉर्ड, गजट बोला जाता है, उसी में अधिसूचना प्रकाशित होती है। अब देखना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग पत्र भेजते हैं, इसी क्रम में एक पत्र होता है जिसको परिपत्र बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे भेजने वाला एक होगा लेकिन रिसीव करने वाले बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन सेम होती है, सूचना। यानी आप अगर किसी हेड ऑफिस से कहीं भेजा गया कोई पत्र, उसके जो अधीनस्थ सबॉर्डिनेट जो ऑफिस हैं या अधिकारी हैं, उनको एक सेम प्रकार की सूचना देनी होती है। तो ऐसे केस में जो सरकारी पत्र या जो कार्यालयीय पत्र जारी किया जाता है उसको परिपत्र बोला जाता है। तो ठीक है, देखो, एक से अधिक अधिकारियों या विभागों को भेजा गया पत्र कहलाता है।
एक से अधिक, उम्मीद रखना बस कि सब चीज़ अच्छा होगा, ठीक है। एक से अधिक विभागों ऑब्लिक अधिकारियों, विभागों ऑब्लिक अधिकारियों को भेजा गया पत्र, को भेजा गया पत्र, ये किसको क्या बोला जाता है? परिपत्र, यानी सर्कुलर बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में। तो परिपत्र इसको बोला जाता है जो एक से अधिक, यानी इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा? भेजने वाला क्या होगा? प्रेषक। प्रेषक क्या होगा? एक होगा, यानी भेजने वाला एक है, परंतु प्राप्त करने वाला यानी प्रेषिती अनेक होंगे। प्रेषिती क्या होंगे? अनेक होंगे। इसके ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। प्रेषक एक, प्रेषिती अनेक। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्ति से संबंधित जो गजट में प्रकाशित सूचना होती है उसको क्या बोला जाता है? अधिसूचना। तो लिखो, कोई जैसे सरकार का नियम है, कोई आदेश है, ठीक है, या कोई नियुक्ति से संबंधित है, इनको अगर सरकारी पत्र उसमें गैजेट में यानी राजपत्र में अगर आप प्रकाशित कर रहे हैं तो ये क्या हुई? ये क्या चीज होती है? इसको अधिसूचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिसूचना, अर्थात नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, नियम, आदेश, अधिकार। नियम, आदेश, अधिकार, ठीक है, यानी नियम हो गए, आदेश या अधिकार, और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना, नियुक्ति आदि से संबंधित गजट में प्रकाशित यानी राजपत्र, ठीक है, गजट पर प्रकाशित सूचना क्या कहलाती है? अधिसूचना, यानी नोटिफिकेशन। यानी नोटिफिकेशन कहाँ प्रकाशित होता है? सिंपल सी बात है, गैजेट पे प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन लिख लो, परिपत्र के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, यानी परिपत्र में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो लिखो, परिपत्र इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? एक आपका होता है इसमें पृष्ठांकन दिया जाता है इसमें, ठीक है, यानी जो नीचे आपका लास्ट में लिखा जाता है ना, प्रतिलिपि टाइप का पृष्ठांकन। दूसरा सब्जेक्ट भी होता है इसमें, विषय, ठीक है। तीसरा इसमें अपने आप में पदनाम भी होता है। क्या होता है? पदनाम। ब्रैकेट में लिख दो, संबोधन नहीं, संबोधन नहीं, यानी महोदय ये इस टाइप का नहीं होगा, ठीक है, संबोधन नहीं होता है इसमें। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि परिपत्र में पृष्ठांकन दिया जाएगा, विषय दिया जाएगा, पदनाम दिया जाएगा, लेकिन संबोधन का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृष्ठांकन में क्या चीज सम्मिलित नहीं की जाती है। अगला लिखो, अर्ध सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? लिखो, या इस तरीके से लिखो, कौन से पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं? तो लिखो इस तरीके से, अर्ध सरकारी पत्र की शैली, इंपोर्टेंट कर देना, ये होती है बच्चों उत्तम पुरुष, यानी प्रथम, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, उत्तम पुरुष बोलते हैं। उत्तम पुरुष का मतलब इसमें इस टाइप की लैंग्वेज होगी, मैं, मुझे, मुझको, इस टाइप का। ब्रैकेट में लिख दो, मैं, मुझे, मुझको, इस टाइप की जो चीजें होती है, यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है इसमें मेरा, मेरी, ये सब चीज़ें होगा, ठीक है, आदि कर देना। ये हमेशा याद रखना कि कौन से पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन सबसे ऊपर क्या होता है? लिखो इस तरीके से, कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होगा, कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर, जब कार्यालय आदेश लिखा जाता है तो उसके सबसे ऊपर टॉप में क्या होगा? इस तरीके से जो लेटर लिखा जाएगा, क्या वहां पर दिनांक होगी, क्या वहां पर पत्र का नाम होगा, क्या वहां पर कार्यालय होगा, क्या होगा? तो सबसे ऊपर हमेशा रखा जाता है कार्यालय का नाम, यानी किस जगह से वो प्रकाशित हो रहा है, कार्यालय नाम लिख दो, ठीक है, यानी कार्यालय का नाम सबसे टॉप में रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होती है? यानी जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी होगी? औपचारिक होती है, यानी फॉर्मल लैंग्वेज होगी, यानी अपने मन से कुछ भी नहीं लिखोगे, जो लैंग्वेज होती है उसको फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। लिखो, कार्यालयी पत्र चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी, जो भी होगा फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। कार्यालयी पत्र की लैंग्वेज लिखो, कार्यालयी पत्र की भाषा कैसी होती है? अपने आप में औपचारिक, यानी फॉर्मल, औपचारिक भाषा का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, परिपत्र भी किसका एग्जाम्पल है? कार्यालयी पत्र का। यानी कार्यालयी पत्र में क्या क्या आ सकते हैं? सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, परिपत्र, सब कार्यालयी पत्र होते हैं। तो परिपत्र लिख दो, कार्यालयी पत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट लिखो, टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर कहाँ होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, टिप्पण सिलेबस में भी लिखे हैं। टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी, यानी जो ऊपर की ओर अधिकारी की ओर गया है, उसके हस्ताक्षर कहाँ होंगे? उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर,
ठीक है। जनरली जो हस्ताक्षर करता है ये दाईं ओर करता है, हमेशा याद रखना, ये राइट हैंड साइड करेगा। कहाँ? दाईं ओर। ये अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज एक पेज है, इसमें उसने यहाँ से नोटिंग लिख रखी है, तो अधिकारी जो होगा इस पोर्शन पे साइन करता है सामान्यतः, जबकि जो लेखक वो हैं लिपिक वगैरह क्लरिकल होते हैं वो बाईं ओर इस साइड पे साइन करते हैं, ठीक है। तो नीचे लिख दो, इसी के ब्रैकेट में लिख दो लिपिक वर्ग बाईं ओर करके, ठीक है, जो क्लरिकल लेवल के होते हैं लिपिक वर्ग। इसी क्वेश्चन का पूरा हो गया, ठीक है। लिपिक वर्ग बाईं ओर लिख दो, बाईं ओर साइन करते हैं इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से। अगला लिखना आपको सरकारी पत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, यानी क्या क्या चीजें सरकारी पत्र में देखने को मिलती है, इनमें से कौन सा नहीं है, इस टाइप से पूछेगा के घटक, यानी क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें एक संबोधन होता है, ध्यान रखना है, संबोधन मतलब महोदय, इस टाइप की चीज, हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं संबोधन। दूसरा पत्रांक होगा, यानी पत्र का कोई ना कोई नंबर होगा, जो भी कहते हो आप लोग। इसके अलावा स्थान होगा, किस जगह से वो प्रकाशित हो रहा। इसके अलावा दिनांक होता है आदि, ये सब चीज़ें होना इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। सरकारी पत्र के मेन घटक ये होते हैं। इसके बाद सरकारी पत्रों में सामान्यतः जो प्रयुक्त संबोधन होता है, यानी जो मैंने ये संबोधन बोला ना, तो सामान्यतः कौन सा संबोधन प्रयुक्त होता है, महोदय। तो लिखो सरकारी पत्र में सामान्यतः प्रयुक्त, सरकारी पत्र में सामान्यतः यानी जनरली, ठीक है, सामान्यतः प्रयुक्त क्या, संबोधन, यानी हम इसमें सामान्यतः क्या यूज करते हैं, महोदय, महोदय मैडम ने निवेदन, या महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, इस टाइप से जो संबोधन होता है, ठीक है। अगला लिखो अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी का जो संबोधन होता है, ये इसमें महोदय होता है ना, जबकि अर्ध सरकारी में लिखो इस प्रकार के, अर्ध सरकारी पत्र में सामान्यतः प्रयुक्त जो संबोधन होता है ना, वहाँ ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र एक मतलब फ्रेंडली टाइप का नेचर है उसका, यानी एक दोस्ताना अपने आप में रिश्ता दिखाता है अर्ध सरकारी पत्र। तो प्रिय श्री रमेश जी, प्रिय श्री महेश जी, इस टाइप से उसमें लिखा होता है। तो इसका जो संबोधन शब्द होता है अर्ध सरकारी पत्र में, वो लिखना है इस प्रकार के प्रिय श्री। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कभी कि प्रिय श्री जैसे मतलब संबोधनों का प्रयोग किस प्रकार के पत्रों में किया जाता है, तब आप लोग अर्ध सरकारी बताओगे सामान्यतः, ठीक है। इसके बाद अगला लिखना है आपको टिप्पणी के प्रकार। अब ये क्वेश्चन आया था बीपीडीओ में, टिप्पणी प्रकार। अब आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करो तो दो ही मानना, क्योंकि एनसीईआरटी दो कहता है। हालांकि भारत सरकार की अगर आप लोग साइट पे जाएंगे, राजभाषा जो विभाग है वहाँ उसकी 3 टाइप दे रखे हैं, ठीक है। औपचारिक, ये जो मतलब नियमित प्रकार की टिप्पणी, इस टाइप से कुछ दे रखा है। अब ट्रिपल एससी ने उसको 2 माना है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको 2 ही की ओर आप लोग जाएंगे, क्योंकि उसने एनसीईआरटी को पकड़ लिया, एनसीईआरटी में इसका आंसर 2 दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, हालांकि अब नहीं आएगा, एक बार आ गया तो आ गया, फिर दोबारा नहीं मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के मौके। अगला लिखना है सरकारी पत्र की शैली, जैसे अर्ध सरकारी की मैंने क्या बताई थी, उत्तम पुरुष, तो सरकारी पत्र की शैली लिखो। सरकारी पत्र की किस शैली में लिखी जाती है, ये अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, ठीक है, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष शैली, जिसको आप लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे वह, वे, उसने, यह, उसे, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो वह, वे, उसने, इस टाइप के शब्द आएंगे, यानी आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ना होकर थर्ड पर्सन की इसमें बात की जाती है। अगला लिखो उच्च से निम्न को तथा निम्न से उच्च, अर्थात दोनों दिशाओं में कौन से पत्र प्रेषित किए जाते हैं, सरकारी पत्र। ये उच्च अधिकारी से निम्न को ओर लिखो, उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी तथा निम्न अधिकारी से उच्च अधिकारी की ओर कौन से पत्र प्रेषित होते हैं, कौन से पत्र भेजे जा सकते हैं, सरकारी, कौन से पत्र भेजे जाते हैं, सरकारी पत्र भेजे जाते हैं। अगला लिखना है आपको सरकारी पत्र में प्रयुक्त क्रम क्या होगा। देखो जैसे सरकारी पत्र हो गया ना, ऐसे लिखो सरकारी पत्र में प्रयुक्त क्रम, किस चीज का क्रम कह रहा हूं मैं, अभी देखना। सबसे ऊपर इसमें क्या आता है सरकारी पत्र में, पत्रांक, सबसे पहले पत्रांक ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा स्थान, सेकंड बाद, थर्ड नंबर पे आता है दिनांक, यानी आगे पीछे करने को अगर पूछेगा या कभी पूछ देगा कि सरकारी पत्र में इनमें सबसे पहले क्या प्रयोग करोगे, पत्रांक, स्थान, दिनांक, इस टाइप से, तो ध्यान रखना ये सीरीज इस प्रकार की रहती है, पत्रांक, स्थान और दिनांक, इस प्रकार से आपको इस चीज को देखना है, ठीक है। इसके बाद टॉप में ये दाईं ओर लिखी जाएंगी, ये किस ओर लिखी जाएंगी, टॉप साइड में दाईं ओर, ब्रैकेट में कर दो टॉप में दाईं ओर। अब इसको नहीं समझे होगे आप लोग, इसका मतलब है देखो सपोज ये एक पेज है,
ये इस साइड लिखे जाएंगे। टॉप हो गया, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये दायां, ये दायां, ये बायां बायां, ये टॉप वाले का दायां, टॉप वाले का बायां, टॉप वाले का बॉटम वाले का दायां, बॉटम वाले का बायां। तो मैं ये कह रहा था कि ये वाली जो चीजें हैं वो इस पोजीशन पे लिखी जाएंगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगला आपको लिखना है प्रेषक का के हस्ताक्षर व पदनाम सरकारी पत्र में कहाँ लिखे जाते हैं। देखो सरकारी पत्र में, सरकारी पत्र में प्रेषक का हस्ताक्षर ऑब्लिक पदनाम कहाँ लिखे जाएंगे ये बताओ। ये लिखे जाते हैं बच्चों इस पोजीशन पे, लास्ट में लिखा था ना भवदी, तो ये कौन सा हो गया, पेपर के मतलब बॉटम में राइट साइड, यानी इसको लिखो दाईं ओर, मतलब बॉटम में दाईं ओर, या इस प्रकार के लिखो अंत में दाईं ओर, अंत में दाईं ओर। ठीक है, राइट हैंड साइड पे ये चीजें इसमें आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि प्रेषक कौन है इसके बारे में जो भेजा जाता है तो प्रेषक यहाँ लिखा जाता है, तो आप कर ही लोगे। अगला आपको क्या लिखना है इसमें, संलग्नक व प्रतिलिपि कहाँ पर लिखी जाती है। संलग्नक व प्रतिलिपि कहाँ पर लिखो, पत्र में संलग्नक ऑब्लिक प्रतिलिपि ये कहाँ पर लिखी जाएगी, ये इस पोजीशन पे लिखी जाती है, यहाँ पर लास्ट में। तो क्या हो गया, अंत में बाईं ओर, अंत में बाईं ओर पे लिखी जाती है। ठीक है, किसी भी सरकारी पत्र अर्ध सरकारी पत्र को आप लोग मतलब पत्र को देखना। अगला लिखो अपने बराबर के स्तर के अधिकारी को कौन से पत्र भेजे जाते हैं, यानी अपने इक्विवेलेंट जो ऑफिसर होंगे, जैसे सरकारी पत्र तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आप दोनों जगह भेज सकते हो, लेकिन अपने बराबर इक्विवेलेंट जो अधिकारी होगा उसको किस प्रकार के पत्र आप लोग भेजेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, तो लिखो अपने बराबर स्तर के अधिकारी को पत्र जो भेजा जाएगा उसको बोला जाता है अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, लगभग अपनी इक्विवेलेंट पोस्ट वाले जो होंगे वो जो भेजे जाते हैं वो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। और जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं इसको ये देखना है, इसमें पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत होता है, यानी इसमें भले ही सरकारी काम से होगा लेकिन स्वरूप व्यक्तिगत होगा। लिखो पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत होगा, इंडिविजुअल टाइप का। ठीक है, प्राइवेट टाइप का लेटर लगेगा, होगा सरकारी काम के लिए। तो अगर कभी पूछता है कि कौन से पत्र में पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत होता है तो तुरंत आप लोग क्या बता दोगे, इसमें अर्ध सरकारी पत्र। ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन। अब आप ये कहोगे सर हमारा सिलेक्शन हिंदी से ही थोड़ा ना होना है, आपने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है कि आप हिंदी पढ़ाओगे हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हमें जीएस कौन पढ़ाएगा। तब मेरे दिल से आवाज़ आएगी बच्चों मैं हूँ ना, मैं ही तो पढ़ाऊंगा और कौन पढ़ाएगा। और आपने कहा सर जीएस तो पूरी दुनिया पढ़ा रही है, हर चीज़ तो पढ़ी रही, इतनी किताबें हैं, आप ही क्यों पढ़ा रहे हो। मैंने कहा कि एनसीईआरटी के फैक्ट करा देता हूँ मैं, और उम्मीद रहती है कि आपका आयोग एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुट अप करता है। इसीलिए मैंने कहा क्योंकि जीएस तो बहुसागर है, इतना बड़ा सागर है, कितना पढ़ लो कभी कंप्लीट होगा नहीं। अब हमें सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती हैं, सिलेबस दिया है और एनसीईआरटी हम लोग कोशिश करेंगे खत्म कर सकें। ठीक है, तो लिखो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंदर कौन कौन से आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी कौन इनमें से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत या परंपरागत स्रोत है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपसे। तो लिखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये गैर परंपरागत बोला जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जबकि पारंपरिक स्रोत लिखो, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो पहले से होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा पारंपरिक स्रोत में, पेट्रोलियम, कोयला, इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा मतलब जो होता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। इसके साथ साथ ही जो अगला एनसीईआरटी में मतलब इसमें ऑप्शन दिया है जल विद्युत ऊर्जा, और साथ साथ ही अपने आप में बायोमास, यानी इसमें लिखो जीवाश्म ईंधन। अगला लिखो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन ये पहले से यूज आप लोग करते आए हैं। इसके अलावा बायोमास लिख दो एक लोग। ठीक है, जो बायोमास तो ये हो गया जीवाश्म ईंधन, बायोमास जो भी है। अब देखना इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ।
ऊर्जा, इसमें से एक क्वेश्चन जो आता है आदि कर दो, इसमें तो बहुत है, ठीक है, ये तो ढूंढते रहना नेट में। आपको मैंने हिंट दे दी यहाँ पर कि आपको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की एक लिस्ट बना लेना, 5-6 नाम लिख लेना फेमस पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की भी एक लिस्ट बना लेना, 5-6 नाम, ये आपका हेडेक होगा, ठीक है। अब इसी में आपको एक नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा भी आपको आनी चाहिए, यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा, और जो नॉन रिन्यूएबल होती है यानी अनवीकरणीय ऊर्जा या अपक्षय जो भी कहते हैं उसको हिंदी में, अच्छे खासे तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल, यानी इसको अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल। अब मैं आपको सिंपल से याद होता था, नवीकरणीय जो रिन्यूएबल हो सकते हैं, जो ऐसे नहीं कि सीधे खत्म हो जाए, जैसे सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगी कि आज यूज करोगे तो, पवन ऊर्जा, इस टाइप की ना। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, मतलब जो अनवीकरणीय जो एक टाइम बाद आपके एंड हो सकते हैं, ठीक है, उसको आप लोग इसके एग्जाम्पल ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किस स्रोत से होता है? भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन, ठीक है, उत्पादन ये होता है थर्मल एनर्जी, यानी थर्मल, किससे? थर्मल पावर से। सबसे ज़्यादा भारत में जो एनर्जी जनरेट होती है भारत की, वो थर्मल पावर से होती है। अगला लिखो, विश्व रोग भार यानी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस क्या है? मतलब इसकी परिभाषा जो आपकी एनसीईआरटी देता है, इस तरीके का क्वेश्चन हमें लगता है ना, जीएस कहाँ से आती है, क्या आती है, क्या पूछता है, हम एनसीईआरटी का भी ढंग से पढ़ते ही नहीं है। अब सपोज कीजिए आज ही आपका पेपर हो गया, आप पेपर देने चले गए, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हमारी तैयारी अच्छी है, और उसने परिभाषा के रूप में पूछ दिया विश्व रोग भार को आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे? विश्व रोग भार, मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप लोगों को लिखा दूंगा, लेकिन इसको इंग्लिश में लिखो, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस, ठीक है, विश्व रोग भार। इसमें आप लोग लिखो, किसी रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों, किसी रोग के कारण असमय यानी समय से पहले मरने वाले लोगों या रोगों के कारण असमर्थता में बिताए गए वर्ष, यानी आप ग्लोबल जो क्या कहा मैंने, विश्व रोग भार यानी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है, इसका जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है इस डिजीज की, वो क्या बोलोगे? किसी रोग के कारण, पूरा लिखना, किसी रोग के कारण असमय मृत्यु यानी समय से पहले मृत्यु, या किसी रोग के कारण असमर्थता में बिताए गए वर्ष, यानी आपने एक कोई रोग हो गया किसी को, वो उसने ऐसा टाइम बिता दिया 8 से 10 साल 20 साल कुछ कर ही नहीं पाया, या किसी रोग के कारण उसकी डेथ होगी, इसी को किस रूप में परिभाषित करोगे आप? विश्व रोग भार, ठीक है, आपने डेफिनेशन इसकी लिख ली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अंदर आप किस चीज को सम्मिलित करोगे? ये एनसीईआरटी इकोनॉमी चल रही है, भारतीय चिकित्सा प्रणाली, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? देखो, भारत में लगभग हर प्रकार की चिकित्सा प्रणाली होती है, इसी को आयुष बोलते हैं आप लोग, ठीक है। आयुर्वेद की है नहीं, यहाँ है बिल्कुल। योग, यूनानी भी चलता है यहाँ, ठीक है, यूनानी। इसके अलावा सिद्ध, इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी, बेसिकली ये 6 प्रकार की चिकित्सा प्रणाली भारत में आज भी प्रचलित है। अगला लिखो, स्वास्थ्य मूल्यांकन के मुख्य घटक क्या क्या है? यानी आप कोई इंसान का स्वास्थ्य कैसा है उसका मूल्यांकन किस आधार पे करोगे? स्वास्थ्य मूल्यांकन के घटक लिखो, मूल्यांकन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, यानी स्वास्थ्य का जो मूल्यांकन होता है। इसमें लिखो, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और पोषण स्तर, बेसिकली ये होते हैं, ठीक है। यानी शिशु मृत्यु दर अगर ज़्यादा होगी वहाँ स्वास्थ्य स्थिति सही नहीं होगी, मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर, ठीक है, सेकंड। तीसरा लिखो, पोषण का स्तर उस देश में कैसा है, न्यूट्रिशन का लेवल, ठीक है। और जीवन प्रत्याशा, यानी वहाँ के लोग कैसा जीवन, कितना जीना चाहते हैं, जीवन जीने की इच्छा कितनी है उनकी, जीवन प्रत्याशा। ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, आदि कर देना, ये एक प्रकार के स्वास्थ्य मूल्यांकन के प्रमुख घटक माने जाते हैं, ठीक। अगला आपने लिखना है आधारिक संरचना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होता है, कि किसको आप आधारिक संरचना में शामिल करोगे। कभी कभी पूछता है ना, इनमें से कौन से एक आधारभूत संरचना का एग्जाम्पल है। आधारिक संरचना ब्रैकेट में इंफ्रास्ट्रक्चर कर देना है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो,
आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं, इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज होती है, चाहे एग्रीकल्चर हो या आपका विनिर्माण हो, सेकेंडरी वाली मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर हो, इनको एक सपोर्ट चाहिए होता है। आप देखो कहीं पे आपने विद्यालय खोल दिया, वहां पे आप लोग मतलब आपने सॉरी कोई एक प्रकार की फैक्ट्री खोल दी, तो वो तो आपकी एक क्रियाकलाप हो गया सेकेंडरी यानी विनिर्माण। लेकिन उस फैक्ट्री को कब चलेगी, जब आप बेहतर रोड दोगे वहां पर, वरना फैक्ट्री खोल दी, वो माल तैयार होगा दूसरी जगह कैसे जाएगा बिना गाड़ी के। यानी परिवहन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन यानी सूचना होनी चाहिए, संचार होना चाहिए, इसके अलावा पानी की मतलब विद्युत की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो आर्थिक जो गतिविधियां होती है उनको जो सपोर्ट करे, बंदरगाह होनी चाहिए, सामान एक जगह से दूसरा, हवाई जहाज होने चाहिए, इस टाइप के। तो आधारिक संरचना में लिखो क्या क्या आएगा। सड़क है, बिना सड़क के आप फैक्ट्री खोल के क्या कर लोगे, यानी रेल लिखो, सड़क लिखो, बंदरगाह लिखिए तीसरा, बिजली घर लिखिए चौथा, दूर संचार लिखिए यानी जो कम्युनिकेशन होता है, हवाई अड्डे की व्यवस्था होनी चाहिए, बांध होने चाहिए ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे, इसके अलावा सफाई वहाँ पे होनी चाहिए। पता लगा आपने कोई चीज़ बंद का उद्योग खोल दिया या बिस्किट का खोल दिया, वहाँ सफाई नहीं, कीचड़ गंदगी है, तो क्या वहाँ उद्योग चलेगा, ठीक है। इसके अलावा पेयजल आदि की सुविधाएं। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है इनमें से कौन सा एक आधारभूत संरचना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जो आर्थिक गतिविधियां होती है उसको जो सपोर्ट करता है। आप दिमाग लगा लेना वहां पे कि हाँ अगर ये चीज नहीं होगी तो हम इस अर्थव्यवस्था की, इस आर्थिक गतिविधि को कैसे संचालित करेंगे। नेक्स्ट लिखना है आपको आर्थिक, जो मतलब एक प्रकार के क्वेश्चन है, दो प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक आधारिक संरचना होता है, एक आर्थिक आधारिक संरचना। जैसे आधारिक संरचना है ना, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक इकोनॉमिकल यानी आर्थिक आधारिक संरचना। सामाजिक में लिखो जैसे शिक्षा, आप लोगों को पता चलेगा शिक्षित करोगे तभी तो लोग वहां पे काम कर पाएंगे, तो सामाजिक में लिखो आप लोग शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, यानी जिसकी आर्थिक गतिविधि से लिंक नहीं है, समाज को बेहतर बनाना है, शिक्षा, आवास, इसके अलावा स्वास्थ्य आदि कर दो। जबकि आर्थिक में परिवहन आएगा, आपका ऊर्जा आएगा, इसके अलावा संचार की सुविधा आएगी, सड़क आएगा, रेल आएगा, ये सब क्या होगा अपने आप में आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट लिखो एक इसी में एनसीईआरटी में CFL का फुल फॉर्म लिखा था उसने, CFL सुना होगा ना आपने, हालांकि अब तो LED वगैरह चल गई, तो CFL का कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप लिखो, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL का कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा था मैंने, इसलिए बता दिया, हालांकि आएगा नहीं, ये मैं भी जानता हूँ। क्या कहा मैंने, CFL का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अगला लिखो मार्स गैस कौन सी कहलाती है, मार्स गैस, इसे मीथेन को बोला जाता है, ठीक है, CH4। अब ये मत कहना सर ये साइंस है, ये ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में ये क्वेश्चन आता है, मीथेन, और एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, और सबसे प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग गैस लिखो, यानी मेन ग्रीष्म हाउस गैस, ग्रीष्म हाउस यानी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, गैस कौन सी है सबसे मेन, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव करती है वो कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। कभी कभी इससे क्वेश्चन भी आता है। अगला आपने क्या लिखना है, भारत में लोकसभा प्लस विधानसभा की चुनाव की प्रक्रिया जो है वो कौन सी है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, लिखो भारत में लोकसभा प्लस विधानसभा चुनाव किस प्रक्रिया पे होते हैं, चुनाव प्रक्रिया ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लिखना, यानी जो पहले बहुमत पाएगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसको बहुमत मिला, यानी जिसको ज्यादा मत मिले। ये नहीं देखा जाएगा कि ओवरऑल वोट में से उसको कितना % मिला, जैसे कई जगह 100 वोट हैं, अगर वो 50 वोट मिल गए तो इसका ये मतलब नहीं कि 51 वोट मिल गए तो ये जीत जाएगा। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में 100 वोटर हैं, 10 कैंडिडेट खड़े हो गए, किसी को 20 मिले, किसी को 9 मिले, किसी को 8, तो ये मतों का बहुमत वाला भारत में नहीं जीतता। भारत में ये देखा जाएगा कि इन जो कैंडिडेट है इनमें सबसे ज्यादा किसको मिले, उसी को बोला जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, कौन सी प्रणाली में पार्टी को उतने प्रतिशत सीट मिलती है जितने प्रतिशत मत, ठीक है, लिखो कौन सी चुनाव प्रणाली में, ये पॉलिटी चल रही है आपकी 11th की, कौन सी चुनाव प्रणाली में पार्टी को उतने प्रतिशत मतलब क्या मिलते हैं, सीट मिलती है जितने प्रतिशत मत, ठीक है, कौन सी चुनाव प्रणाली में पार्टी को उतने प्रतिशत सीट दिए जाते हैं जितने प्रतिशत मत, यानी जितना % उसको वोट मिला होगा उतनी ही उसको सीट मिलेंगी। इसको बोला जाता है बच्चों समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक, भारत में कहीं कहीं पर यूज है, ठीक है, प्रतिनिधित्व
प्रणाली, इस प्रणाली के अंदर जिस पार्टी को जितना मिला होगा उतना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, भारत में किसका चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होता है? भारत में किसका चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद, इनका जो चुनाव होता है वो भारत में किसके आधार पर होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अभी प्रणाली क्या है मैंने आपको बताया था, पॉलिटी मेन डी प्लस, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, इसका जो चुनाव होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होता है, प्रोपोर्शनल सिस्टम जो होता है। और इसमें ये मत कहना कि सर ये जो चुनाव है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है। अगला लिखो, भारत में, ये तो मैंने लिखा दिया, ठीक है, विजयी उम्मीदवार, ये हाँ, ये जो सिस्टम है मैं बता रखा है आपको। अगला लिखो, लोकसभा में एससी व एसटी को आरक्षण किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में एससी एसटी आरक्षण, यानी उनको सीटों के लिए आरक्षण जो है वो आर्टिकल 330 में है। अगला लिखो, विधानसभा में एससी व एसटी हेतु आरक्षण 332 अनुच्छेद में, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, ठीक है। अगला लिखो, वर्तमान लोकसभा में 543 सीटें हैं ना। देखो वर्तमान लोकसभा कितनी सीटें इसमें? 543। इसमें एससी के लिए जो सीट रिजर्व हैं वो 84 हैं और एसटी के लिए जो हैं वो सीट अपने आप में 47 है। इसको क्रॉस चेक कर लेना, वैसे इतनी ही होंगी, क्या पता पिछले 1 आध साल में कुछ अपडेट हुआ हो, मैंने चेक नहीं किया है। तो वर्तमान में लोकसभा में आपको इसको चेक करना है कि एससी के लिए कितनी सीट आरक्षित है और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट लिखो, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? इंपोर्टेंट कर देना, परिसीमन आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। और पहला परिसीमन आयोग बना था 1952 में, प्रथम लिख दो, 2002 में अंतिम बना है, 1952 में प्रथम आपका क्या बना है? परिसीमन आयोग बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, भारत में चुनाव आयोग किस किस के चुनाव कराता है? भारत में निर्वाचन आयोग, पहले लिखो निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? 324, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 सदस्यीय है, ठीक है, 3 सदस्यीय है निर्वाचन आयोग। और ये जो इनका कार्यकाल होता है, लिख दो कार्यकाल 6/65 वर्ष, यानी जो भी इसमें पहले होगा इनका वही उनका कार्यकाल होता है, 3 सदस्यीय, ठीक है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग जो है इसको पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटाता है। इनके जो ये है मतलब आयुक्त हैं, इनको इनके पदों से हटाने का जो काम होगा वो राष्ट्रपति का होगा। नेक्स्ट लिखना है, भारत में वोट देने की उम्र 21 वर्ष से 19 वर्ष कब की गई? देखो वोट की उम्र, वोट देने की उम्र 21 से 19 वर्ष कब की गई थी? ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये की थी बच्चों 1989 में 61वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ये इससे लागू हुआ। पहले भारत में 21 साल तक के लोग वोट देते थे, बाद में 18 कर दिया, 19 नहीं 18 वर्ष, ठीक है, गलती होगी वो 21 से 18 वर्ष तक 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया था। अब आप कहोगे सर पढ़ा तो ठीक ही रहे हो, लेकिन जब तक हमारा उत्तराखंड नहीं आएगा तब तक हमारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिल पाती है। आप कुछ भी कर लीजिए, मैंने कहा जरूर उत्तराखंड के भी 8-10 क्वेश्चन में कराऊंगा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है, राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ये आर्टिकल पूछता है, ठीक है। इसका गठन है 243 के के में। अब ABCD वाले में देखना कि के क्या आ रहा है, कई बच्चे वहां कंफ्यूज कर जाएंगे। और इसका जो काम है वो ये किसके चुनाव कराएगा? पंचायत प्लस नगर निगम, यानी नगर परिषद, नगर पालिका है, पंचायत है, नगर परिषद जो भी कहते हो, यानी नगरीय क्षेत्र के और पंचायत क्षेत्र के चुनाव कराता है। अभी नगर क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम सब आ गए, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 के तहत हो गया। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको उत्तराखंड से संबंधित, किस पवार राजा ने गुरु रामराय को शरण दी तथा उसके धार्मिक स्थल हेतु 3 ग्राम खुड़बुड़ा, राजपुर और चमासुरी दान किए थे? ठीक है, तो लिखो गुरु रामराय को शरण, गुरु रामराय को शरण तथा उसके धार्मिक कार्य हेतु 3 ग्राम, उसके धार्मिक कार्य हेतु 3 ग्राम दान किसने किए थे? फतेहपति शाह,
फतेहपति शाह ने किया था, ठीक है। और ये 3 ग्राम लिख लो कौन कौन से थे ब्रैकेट में, राजपुर है, खुड़बुड़ा है और चमासूरी। ये किसने किया था, फतेहपति शाह ने गुरु रामराय को शरण दिया था, 3 ग्राम दान दिए थे धार्मिक कार्य हेतु, फतेहपति शाह। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लिखना आपको, कभी कभी आता है। एक लिखो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना, IMA की स्थापना 1932। दूसरा लिखो आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की स्थापना 1906, भले ही 1878 में किसी और नाम से बना था। तीसरा लिखो सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, इसका गठन सबसे पहले 1767 में किया गया था। और दून में ये कब शिफ्ट हुआ, दून में इसकी शिफ्टिंग हुई 1942 के आसपास, यानी 1942 में दून शिफ्ट हो गया, मैंने लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप सर्वे ऑफ इंडिया देखना। अगला लिखना आपको यंत्र अनुसंधान व विकास संस्थान IRDE की स्थापना, IRDE यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना, हिंदी में लिखना यंत्र अनुसंधान व विकास संस्थान की स्थापना 1960 में। नेक्स्ट लिखना द्रोणी घाटी नाम मिला किस मतलब जो दून है इसके लिए एक नाम प्रयोग हुआ था, द्रोणी घाटी। ये कहां पर मिला, नाम प्रयुक्त किया गया था शुंगकालीन, अपने आप में किसमें, जो शुंगकालीन मृण मुद्रा पे होती है, ठीक है। लिखो शुंगकालीन मृण मुद्रा पर, मृण मुद्रा पर, ठीक है, शुंगकालीन मृण मुद्रा पर इसका नाम हुआ। अगला आपने लिखना है देहरादून को नगर निगम कब बनाया गया, क्योंकि राज्य का पहला है, ठीक है। लिखो देहरादून को नगर निगम बनाया गया था। ये बना था अपने आप में 9 दिसंबर 1998 को, ठीक है। यूपी सरकार के द्वारा ये बनाया गया था, 9 दिसंबर 1998 को बना था। अगला लिखना आपको महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 में। क्या लिखोगे, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना हुई थी 1902 में, 1902 में हुई थी। नेक्स्ट लिखना आपको पहले पूर्व काल में काली कुमाऊं किसे कहा जाता था, चंपावत को, काली कुमाऊं किसको कहा जाता था, चंपावत को, ठीक है। काली कुमाऊं नाम से किसको जाना जाता था, चंपावत को जाना जाता था। अगला लिखना है आपको चंपाव, ये तो छोड़ दो, कवि गुमानी मनोरथ व मोक्ष मंडल को किसने अपने दरबार में शरण दी थी, सुदर्शन शाह ने। यानी कवि गुमानी, ऐसे लिखना कवि गुमानी, गुमानी इंपोर्टेंट है ना, कवि गुमानी किस पवार शासक के शासनकाल में गए थे, कवि गुमानी किस पवार शासक के शासनकाल में भेंट करने गए थे, या जो भी लिख दो, यानी शरण लिख दो सीधे, कवि गुमानी को शरण, यानी शरण का मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कि कहीं भगा रखा वहाँ रह रहे, ऐसा मत समझना। आप जैसे लिखते हो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, कवि गुमानी किस पवार शासक के शासनकाल में गए थे, सुदर्शन शाह, ऐसे लिखना आप लोग, ठीक है, सुदर्शन शाह। अब कवि गुमानी के साथ साथ 2 नाम और लिख लो, एक नेपाल का था और एक यहीं का था, मनोरथ था एक, और एक नेपाल के थे, उनका नाम था मोक्ष मंडल, मोक्ष मंडल, ठीक है। ये 3 लोग वहां पर गए थे। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है स्वामी रामतीर्थ ने समाधि कब ली थी, ये भिलंगना के तट पर 1906 में, स्वामी रामतीर्थ द्वारा समाधि, स्वामी रामतीर्थ द्वारा समाधि ली गई थी भिलंगना के तट पर 1906 में, लिख देना ब्रैकेट में लिखना भिलंगना के तट पर। और अंतिम 2 क्वेश्चन सुनो, एक लिखो चंदू की ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी चंदू ने अल्मोड़ा में एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी, वो थी विंसर। चंदू ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी अल्मोड़ा में बनाई थी बिनसर में, ठीक है, बिनसर। और लास्ट क्वेश्चन लिख लो आप लोग, कुमाऊं का सर्वप्रथम इंटर कॉलेज कौन सा था, कुमाऊं का सर्वप्रथम इंटर कॉलेज रामजे, कुमाऊं का सर्वप्रथम इंटर कॉलेज रामजे कॉलेजिएट था, ठीक है, कॉलेजिएट, रामजे कॉलेजिएट, कुमाऊं का प्रथम इंटर कॉलेज था रामजे कॉलेजिएट, लगभग 1871-72 के आसपास कहीं बना होगा। ये थे आपके आज के क्रैश कोर्स, यानी क्रैश कोर्स डेट 10 की क्लास। इसके अंदर और आए ना आए मुझे ये पता है कि उतना आपको हिंदी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा फील हुआ होगा, क्योंकि वो कई बच्चों की कमांड नहीं है। ऐसे ही पत्र लेखन से संबंधित एक वीडियो और आएगी, मतलब किसी क्रैश कोर्स के अंदर, फिर पत्र लेखन में डरने की जरूरत नहीं है आपके वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।